चलिए, तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि लास्ट संडे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ 2020 प्रीलिम्स, और उसी के रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। इसमें जो मेन टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस उसमें से निकले हैं उसकी हम बात करते हैं। बात शुरू करते हैं आज। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन एक पूछा गया, नाउ आई एम रिफरिंग टू द सेट ए पेपर, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई और सेट का पेपर है तो माइट बी द क्वेश्चन नंबर विल बी सम डिफरेंट, बट मैं सेट ए को रेफर कर रहा हूं, तो वहां से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर ऑर्डर में है साइंस और एनवायरनमेंट के, वो हम कंसीडर कर रहे हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन था ये, जहां पे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स दिए हुए हैं और उसके सब्जेक्ट दिया हुआ था, ठीक है ना। अब देखो, कुछ चीजें जो हेल्प करेगी आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली जब हम लेक्चर्स की बात करते हैं। वी हैव कंसीडर्ड दिस थिंग इन द लेक्चर, तलानुआ कन्वेंशन के बारे में, ठीक है ना। तलानुआ कन्वेंशन इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, दिस इज वेरी मच करेक्ट ऑप्शन। जो थर्ड है वो करेक्ट था, तो यहाँ से ही आपका ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाना चाहिए, है ना। थर्ड सही है तो ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा, सी और डी आपके साथ रहेगा। अब अगर हम बाकी की बात करें तो जैसे कि हॉग कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो हॉग कन्वेंशन इज बेसिकली इन रेफरेंस टू द चाइल्ड राइट्स। ये चाइल्ड राइट्स के बारे में है, तो ये जो सेकंड है वो गलत हो जाता है अगर ये दो चीज आपको मालूम होता। अगर आप ये देखिए बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स इज नॉट रिलेटेड टू द हॉग कन्वेंशन, वो हॉग कन्वेंशन के साथ रिलेटेड नहीं है। वो अगर आप याद करिए तो एनएसजी जो हमने देखा था उसके साथ एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वगैरह देखा था, तो वहां पे ये रिलेट करता है। तो बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन वाला जो पैर दिया था वो गलत दिया था हॉग कन्वेंशन का। तो अगर सेकंड गलत हो जाता है then you are only left with the option C through the elimination procedure। तो अगर आपको फर्स्ट फोर नहीं भी पता है, still you can be able to answer this। अगर ये अल्मा आटा डिक्लेरेशन की बात की जाए तो this is correct, it is for health care of the people। and under to coalition की अगर बात की जाए, it is again in relation with the climate change, ये भी climate change के साथ ही related है। so that way you can reach to this answer, है ना। आंसर में हमेशा अप्रोच भी ध्यान रखिएगा कि किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि सारी कुछ चीजें आपको मालूम होगी। स्टिल यू विल बी एबल टू आंसर लाइक इन दिस सिनारियो। अगर तलानुआ मालूम है और अगर आप ये रिलेट कर पाओ कि बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन इज नॉट रिलेटेड टू द हॉग कन्वेंशन, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में है, which was the question number 36 sorry 37 in the set A paper। ये जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में। अब ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ये 3 पेरेंट बेबी के साथ रिलेटेड है। अब न्यूज फॉलो कीजिएगा, वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। और 3 पेरेंट बेबी के बारे में हमने जब ये बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी तब उसके साथ मैंने इन रिलेशन टू दिस बताया था कि जो डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट है या 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट है, जो स्पेसिफिकली मिटोकॉन्ड्रियल डिसीज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो थर्ड पेरेंट होता है, यानी कि जो फीमेल डोनर होती है उनका वुम्ब जो रेंट पे लिया जाता है, इन द सेंस के उसमें ये जो फर्टाइल एग होता है उसको इंसर्ट किया जाता है। सो इन दैट सिनारियो उसको 3 पेरेंट बेबी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। सो दिस प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर वाज इन रिलेशन टू दिस 3 पेरेंट बेबी। और जो ऐसे मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफिकली प्रिवेंशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रियल डिसीज के लिए, और यही क्वेश्चन यानी कि इन रिलेशन टू द मिटोकॉन्ड्रियल डिसीज ऑलरेडी एक बार यूपीएससी पूछ भी चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता वो क्या होता, प्रिवेंशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग। जो बेसिकली फीमेल डोनर होते हैं वो फीमेल डोनर के साथ यहाँ पे वो बेबी में जो मिटोकॉन्ड्रियल डिसीज कॉज करते जीन्स होते हैं वो हेल्दी फीमेल डोनर में से लिए जाते हैं, और उसकी वजह से मिटोकॉन्ड्रियल डिसीज पास ना हो टू द चाइल्ड, ये चीज को यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर करके की जाती है। सो दिस इज इन रिलेशन टू दैट क्वेश्चन, और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता, आंसर डी, प्रिवेंशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रियल डिसीज। अगर बाकी सारी चीजें अगर आप देखो तो
जैसे कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो, तो ये इन विट्रो आईवीएफ प्रोसीजर जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके रिलेटेड था। या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, वो अलग है पूरा, ठीक है। तो बाकी सारे ऑप्शंस अगर आप देखो तो वो एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते थे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ये जो क्वेश्चन है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, इन अ सेंस कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक चीज यहाँ पे कह रही है कि विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीजें जो आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ये तो आप देखते भी हो, आप अपने गूगल ऐप भी इस तरह की आती है कि जिसमें आप बोलते हो तो वहां पे लिख कर आ जाते हैं, तो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन है। ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट, ये तो है ही। डिसीज डायग्नोसिस, ये सारी चीजें तो यहाँ पे बहुत इजीली हो सकती है। जो क्वेश्चन आता है वो आता है फिफ्थ पे, ठीक है ना। 1, 3 एंड 4 श्योर शॉट है, अगर वो है तो भी हमारे पास दो ऑप्शन रह जाता है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बाकी रहता है हमारे साथ। तो 1, 3 एंड 4 है, बट फिफ्थ की अगर हम बात करें, सो दिस वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज अ बिट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट हियर इन दिस क्वेश्चन। व्हाई? क्योंकि एज सच अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो वो अभी के लेवल पे पॉसिबल नहीं है एआई के रिलेटेड। बट द इश्यू विद दिस कि यहाँ पे जो सेकंड भी आपको दिया गया है, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये भी तो सही है। तो अगर ये भी सही है और अगर फिफ्थ नहीं आ रहा है तो देयर वाज नॉट एनी सच ऑप्शन विच इज अवेलेबल हियर। तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर मोस्ट पॉसिबल आंसर विल बी आंसर ए। आंसर ए यहाँ पे आ जाएगा, और उसका रीजन ये है क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएटली करेक्ट है। तो इसलिए अब इसमें यूपीएससी की की को हमें रिफर करना ही रहेगा। बट अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, अब यहाँ पे एक जो इंटरप्रिटेशन है वो ये भी निकाला जा सकता है, जैसे कि आजकल जो इंडक्टिव चार्जिंग होता है, यानी कि आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म बेस्ड चार्जिंग जो डिवाइसेस का किया जाता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे आप डिवाइस रख दीजिए अपना और वहां पे वो चार्ज हो जाएगा। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ वायरलेस ट्रांसमिशन, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड एज एन इंडक्टिव ट्रांसमिशन एंड नॉट कंप्लीट वायरलेस। क्योंकि वायरलेस का मतलब क्या होगा कि इट हैज टू बी अप टू सर्टेन रेंज के थ्रू होना चाहिए और एयर टू एयर मीडियम में वो पास होना चाहिए, पर वो इंडक्टिव चार्जिंग में हमें देखने को नहीं मिलता है। बावजूद उसका एक इंटरप्रिटेशन ऐसा निकाला जा सकता है कि ये वायरलेस ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और उसके रिलेटेड हम इसको करेक्ट बता सकते हैं। येट इट इज अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये जो एस्पेक्ट है इसका क्या है, ये कंट्रोवर्शियल है। अगर फिफ्थ को ये गलत गिनते हैं तो फिर ये आंसर यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट रहता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर ए क्या कर देते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज वी हैव कंसीडर्ड इन लाइफाई टॉपिक, जो हमने लाइट फिडिलिटी टॉपिक की बात की थी, उसमें जो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की बात होती है, ठीक है। अब ये विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में मैं हमेशा आपको एक, जैसे मैंने एग्जांपल वहां पे भी दिया था कि जैसे इन एन एयरप्लेन, जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस को यूज नहीं किया देते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस वहां पे जो पायलट के डिवाइसेस है उसके साथ इंटरप्रिटेशन में आते हैं, उनके साथ इंटरफियरेंस में आते हैं, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से जो पायलट के डिवाइस है उसमें क्या होंगे, एक तरह से दिक्कत पैदा करेंगे, ठीक है। बट अगर लाइफाई के थ्रू हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हो दैट वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। दूसरी यहाँ पे अगर हम बात करें, वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ, दिस इज वेरी मच करेक्ट। ब्लूटूथ से ज्यादा फास्टर वाईफाई है, वाईफाई से ज्यादा फास्टर लाइफाई है, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, दैट VLC इज नोन एज अ लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, अगर ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये गलत है। जैसे अगर हम लाइफाई में भी देखते हैं तो जो है वो शॉर्ट रेंज
कम्युनिकेशन हम इससे प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ VLC। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर आप देखो सेकंड से अगर हम जाए, अगर सेकंड स्टेटमेंट से जाए ना, अगर आप ये श्योर है कि ये गलत है, तो ऑटोमेटिकली 3 ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि क्यों मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रिफर नहीं किया। इसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि इट इज वेरी मच फैक्चुअल, है ना, ये काफी फैक्चुअल है, बट दिस इज करेक्ट। ये जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली यही होता है 375 टू 780 नैनोमीटर्स, और वही विजिबल लाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। पर ये काफी फैक्चुअल था, और सारे इस तरह के स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ याद रखना मुश्किल है, इसलिए बिना फर्स्ट स्टेटमेंट भी ये आंसर हो सकता था, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। जैसे कि सेकंड स्टेटमेंट के बारे में श्योर होना जरूरी है, अगर वो श्योर हो जाते आप तो इजीली आप ऑप्शन सी क्या कर सकते थे, यहाँ पे मार्क कर सकते थे। बट येट बिकॉज ऑफ दिस फैक्चुअल data which is given in this statement, it will be considered as a moderately difficult question। ये moderately difficult question consider किया जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, वॉइस नहीं आ रही है क्लियर? यस, जिनको नहीं आ रही है एक बार अपना इंटरनेट चेक करिए, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में एक क्वेश्चन है। रेफर टू द आईसीटी लेक्चर्स। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स में हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो डेफिनेशन है वही यहाँ पे दे दी गई है, दैट इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि एक तरह का ये पब्लिक लेजर है कि जहां पे हर कोई इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, बट कोई एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके कंट्रोल में पूरा ये टेक्नोलॉजी या पूरा ये स्ट्रक्चर रहता है। तो ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, दैट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। ये काफी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है और ये गलत स्टेटमेंट है, फॉर द फैक्ट कि ब्लॉकचेन में सही बात है कि क्रिप्टो करेंसी का जो बैकअप है, यानी कि जो इसका बैकएंड टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है, बट ब्लॉकचेन को क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज कि आरबीआई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसमें ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रही थी। तो जहां जहां पे हम देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि जो साइफर टेक्स्ट है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, चाहे वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो सेंसिटिव डेटा ट्रांसमिशन हो, ये सारी जगहों पे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल पॉसिबल है। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज ओनली एक्सक्लूसिव टू क्रिप्टो करेंसी, और वो सेकंड स्टेटमेंट आपको कहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू क्रिप्टो करेंसी, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। अगर सेकंड गलत हो जाता है तो ये दो ऑप्शन हमारे पास से एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए या डी रह जाता है। अब देखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमें ये बताता है कि ऐसी सारी एप्लीकेशंस कि जो ब्लॉकचेन पे डिपेंड करती है उसको डेवलप किया जा सकता है विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। दिस इज इफ कंसीडर्ड मोर और लेस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रीजन कि ज्यादातर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, और उसकी वजह से किसी भी डेवलपमेंट के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कि जिसकी परमिशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। हाउएवर कई अगर आप ऐसी एक्सक्लूसिव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम देखेंगे कि जहां पे उसी का आपको इस्तेमाल करना है, तो वो जिसने इन्वेंट की है उसकी परमिशन लगती है, बट ज्यादातर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो कैसी है, ओपन सोर्स है। यानी कि ये स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट नहीं है, और इसकी वजह से इसको हम कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन?
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes. The next question, which is the question number 41 in set A, this is about the carbon nanotubes. कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में कहा, फर्स्ट स्टेटमेंट दैट दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी. वेरी करेक्ट स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट फॉर द फैक्ट कि कार्बन नैनोट्यूब्स को कई जगह पे मेडिसिन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया गया है, किया जाता है. इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज कि जहां पे मेडिसिन को यानी कि जो ड्रग्स है उसको ह्यूमन बॉडी में स्पेसिफिक जगह तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो वो चीज सही है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा. देन दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे. They can be used in a biochemical sensors, यानी कि where we can say कि any kind of a biological applications, ये biological applications में जब हमें sensors की requirement होगी to measures various things, to measure like pumping rate, to measures the blood pressure, ये सारी biological sensors में जहां जहां पे भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हम देख सकते हैं कि कार्बन नैनोट्यूब्स का इस्तेमाल होता है. अब देखिए ये तीनों जो फंक्शंस दिए गए हैं कार्बन नैनोट्यूब्स के वो यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. बट अगेन वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट वाज आस्क्ड हियर इज द फोर्थ स्टेटमेंट, जो कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि इफ समबडी गोज बाय दिस लॉजिक कि कार्बन नैनोट्यूब जो है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. This is not biochemical. Here it should be biodegradable. The question was carbon nanotubes are biodegradable. ऐसा ही स्टेटमेंट था. ये टाइपिंग एरर है, बायोकेमिकल नहीं होना चाहिए, वहां पे बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए. सो फोर्थ स्टेटमेंट ऐसा दे दिया था, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल. अब देखो मोर और लेस इट इज वेरी नोन फैक्ट कि जो कार्बन नैनोट्यूब्स है वो इतना जल्दी और आसानी से पिघलता नहीं है, यानी कि बायोडिग्रेड नहीं होता है. तो अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और अगर कोई फोर्थ स्टेटमेंट से डायरेक्टली जाता है उसको गलत करके, तो वो फोर्थ को गलत करके बी, सी और डी तीनों को एलिमिनेट कर देगा, ए सही कर देगा, ठीक है ना. बट यहाँ पे इश्यू ये हो रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और जो यहाँ पे नहीं आप देख रहे हो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जहाँ पे 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे हमारे सामने कंट्रोवर्सी जो आती है वो ये होती है अबाउट द फोर्थ स्टेटमेंट कि फोर्थ स्टेटमेंट को हम क्या सही गिन सकते हैं. तो इसको ऐसे सही गिना जा सकता है कि जहां पे हम कहेंगे कि ऐसी कुछ टेक्निक्स है कि जो टेक्निक्स के थ्रू हम कार्बन नैनोट्यूब्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं और कार्बन नैनोट्यूब्स भी ओवर एन सिग्निफिकेंटली लॉन्ग पीरियड वो डिग्रेड होगी नेचुरली. बट अगेन द डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेशन इज व्हाट कि जो रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में डिग्रेड हो जाए उसको हम बायोडिग्रेडेबल गिनते हैं. जैसे तो प्लास्टिक भी डिग्रेड हो जाएगा बट प्लास्टिक को डिग्रेड होने में कई मिलियन ईयर्स लग जाएंगे, तो क्या उसको हम बायोडिग्रेड गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, ठीक है ना. तो इसलिए ये थोड़ा फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है. सो यूपीएससी का की यहाँ पे हमें फिर से रिफर करना होगा. बट अगर हम उस लॉजिक से जाए कि 1, 2, 3 तीनों सही है और अगर उसको हम ऑप्शन देखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जहां पे हम फोर्थ को ये कंसीडर कर लेंगे करेक्ट है. क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन टेक्निक्स बाय विच कार्बन नैनोट्यूब्स कैन बी डिग्रेडेड और इसके वजह से हम उसको बायोडिग्रेडेबल कंसीडर कर लेते हैं. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, नाउ दिस इज इन रिलेशन टू द ड्रोन्स. डिफेंस में हमने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था, वहां पे हमने ड्रोन्स की बात की थी. अब उसमें ड्रोन्स के कई एप्लीकेशंस देखते हम, जैसे उसका एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन. तो देखिए यहाँ पे बताया गया, फर्स्ट स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, वेरी मच पॉसिबल विद द ड्रोन्स. अब थोड़ा यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगाते दैट इंस्पेक्टिंग द
क्रेटर्स ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज, यानी कि वॉल्केनो का जो क्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा, कि उसको इंस्पेक्ट करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो प्रूवन टेक्नोलॉजी दैट इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ द वॉल्केनोज, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। एंड इट वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड बिकॉज इट वाज इन द न्यूज। क्या न्यूज में था कि साइंटिस्ट ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, किस लिए, कि जो वेल्स होते हैं वो वेल्स जब स्पाउट करते हैं, यानी कि उनका जो बाहर आके वो जब ब्रीथ करते हैं, तो वो ब्रीथ सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए ये ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है बाहर आने का, और कहीं पे भी कितने डिस्टेंस पे वो आ सकते हैं, तो उनको कंटिन्यूअसली उनको ट्रैक करके फिर जब वो बाहर निकल के ब्रीथ करते हैं, तब वो ब्रीथ करते उसी टाइम पे उनका सैंपल लेना और उसके थ्रू उनका डीएनए एनालिसिस करना, दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू किया गया था। और इसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे थर्ड भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बट फर्स्ट और सेकंड तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि दोनों करेक्ट है, तो फिर आपके पास रह जाते हैं ऑप्शन ए और डी, और फिर 50-50 में आपको यहाँ पे मार्क करना ही रहता। और अगर आपको ये न्यूज देखा है, पढ़ा है, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट, यानी कि 3 स्पेसक्राफ्ट की यहाँ पे बात की, इन फ्लाइंग फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट हैज साइड्स ऑफ 1 मिलियन किलोमीटर्स। 1 मिलियन किलोमीटर्स की यहाँ पे बात की, विथ लेजर साइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। Vrushang, do not write answers in this, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग दैट सेम ओनली। अब देखो, ये 1 मिलियन किलोमीटर की यहां पे बात कर रहे हैं, एंड 3 स्पेसक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अब बाय दिस एक्सप्लेनेशन, अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ये जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो मिशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो यू शुड हैव कम टू दिस 2 ऑप्शंस। ये 2 ऑप्शंस तक आपको पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि जो वॉयेजर 2 है, ये बेसिकली नासा का आउटर प्लैनेट्स के लिए जो मिशन है, इट इज इन नॉट रिलेशन विद दिस। न्यू होराइजन्स ऑल्सो स्पेसिफिकली फॉर द प्लूटो इंटरप्लैनेटरी प्रॉब है ये। तो ये दोनों यहाँ पे एलिमिनेट हो जाने चाहिए थे। अब रह जाता लीजा पाथफाइंडर एंड इवॉल्व्ड लीजा। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, बट द करेक्ट आंसर हियर इज ई लीजा, या जिसको इवॉल्व्ड लीजा भी कह सकते हैं, कि जहां पे हम कहते हैं कि जो ई लीजा है, इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हैव दिस 10⁶ किलोमीटर्स 10⁶ किलोमीटर्स डिस्टेंस ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्रायो बनाएगा उसमें जो डिस्टेंस होगा वो 10⁶ किलोमीटर होगा, जबकि लीजा पाथफाइंडर का इससे काफी ज्यादा कम है ना। इसलिए यहाँ पे लीजा पाथफाइंडर करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इवॉल्व्ड लीजा हो जाएगा, ई लीजा जिसको कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट दिस इज अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम यहां पे बात करें, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। दिस इज, यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट कि जेनेटिक चेंज को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेल्स में, कि जिसके थ्रू वो जो एग्स या स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्पेक्टिव पेरेंट के, वहां पे चेंजेस इंट्रोड्यूस हो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Very correct. The whole stem cell technology, stem cell transfer technology is arising out of this fact
कि जो पर्सन का जीनोम होता है उसको एडिट किया जा सकता है बिफोर द बर्थ, व्हेन इट वाज एट द एम्ब्रियो स्टेज। जब वो जाइगोट में से एम्ब्रियो स्टेज में आता है, वो एम्ब्रियो स्टेज में ही हम पूरा पर्सन का जीनोम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसी के थ्रू क्या स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी क्या हुई है, ये आगे बढ़ी है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट और सेकंड के बारे में वेरी मच इफ यू आर श्योर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यू विल ओनली लेफ्ट विद द ऑप्शन डी। 1 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर हियर, व्हिच इज दिस ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ द पिग। क्या दूसरे एनिमल में हम ह्यूमन इंड्यूस्ड स्टेम सेल को इंजेक्ट कर सकते हैं? सो राइट नाउ द टेक्नोलॉजी इज अप टू दैट लेवल कि जहां पे इंजेक्शन इज पॉसिबल, इंजेक्शन हो सकता है। उसका फिर रिजल्टेंट क्या आता है वो नहीं हम श्योर है, बट इंजेक्शन इज श्योरली पॉसिबल। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? यस और नो? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ वृषंक, पूछो क्या डाउट है। यू जस्ट टाइप योर डाउट, हम आगे बढ़ते हैं, तब तक दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। यस, दिस क्वेश्चन इन रिलेशन टू द वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो, ज्यादातर लोगों को ये था कि कोरोना के वैक्सीन पे, कोरोना पे पूछ लेंगे, पूरे 4 महीने कोरोना के बारे में पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा, बट वहां से रिलेट करते हुए वैक्सीन्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। तो दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज इन रिलेशन टू द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। ठीक है, ये जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसके बारे में है। अब ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहता है, दिस वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट दी न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंजाइटिस एंड द सेप्सिस। करेक्ट है, यानी कि जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से जो डिसीज हो सकते हैं वो सारे कुछ यहाँ पे कंसीडर किए जा सकते हैं कि ये वैक्सीन उसके खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो न्यूमोनिया हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ये सारे डिसीज के अगेंस्ट ये इफेक्टिव वैक्सीन कंसीडर की जाएगी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। सेकेंड स्टेटमेंट, दैट डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स that are not effective against drug resistance bacteria can be reduced. It is also correct statement. ये क्या कह रहा है, तो ये सिंपली ये बता रहा है कि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होंगे उसके ऊपर जो डिपेंडेंट बढ़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया वो ड्रग यानी कि वो एंटीबायोटिक के खिलाफ भी म्यूटेशन कर लेता है, और वो फिर उसको मतलब कि ड्रग उसको कोई असर नहीं कर सकता है। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल सी इन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया वो ड्रग के सामने उसके ओवरकम करके भी इंफेक्शन कर देगा। और यही चीज हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एक्चुअली इंपैक्टिंग दी दिस टाइप ऑफ इंफेक्शंस। तो ये एंटीबायोटिक में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक में जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे फुल प्रूफ इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स है, बट वैक्सीन जो है वो काफी इफेक्टिव रहती है इन दिस सिनारियो। तो वैक्सीन का मतलब यहाँ पे यही होगा कि ये जो वैक्सीन जब हम वैक्सीन किसी पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को दी जाती है, तो क्या होता है कि उसके सामने जो इम्यूनिटी का अप्रोच है वो इम्यूनिटी सेकेंडरी टाइप ऑफ इम्यूनिटी का अप्रोच रहता है, और जो सिग्निफिकेंटली हाई इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स है उसके ऊपर डिपेंडेंस क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के सामने इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जबकि वैक्सीन क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा।
and these vaccines have no side effects and cause no allergic reactions. Again, this is wrong statement. ज्यादातर वैक्सीन जब दी जाती है तब हम देखते हैं कि माइनर और कई में तो ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर आना, ठीक है, ये है, जैसे कि स्लाइटली रेज्ड टेम्परेचर, रेडनेस, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ये सारा कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ज्यादातर जो वैक्सीन होती है वो वैक्सीन के कुछ एलर्जिक रिएक्शंस या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, 1 and 2 ओनली। यस, नेक्स्ट देखिए, दिस इज अबाउट दिस पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। This public key infrastructure, it is not in relation to the food security or healthcare or telecom. It is in relation to the digital security infrastructure. It is a set of rules and policies, hardware, software and procedures needed to create, manage, distribute, use, store and revoke the digital certificates and manage the public key encryption. So it is in relation to the digital security infrastructure. So in a straightforward question, easy कह सकते हो, सिर्फ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म से आपको ये आंसर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज व्हाई एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम द एनसीईआरटी। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पता होना चाहिए। अगर वो पढ़ा है एनसीईआरटी में तो इजीली आंसर कर सकते थे। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलस वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि प्लांट सेल में हम देखते हैं सेल्यूलस वॉल, जबकि एनिमल सेल में वो हमें देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। गलत स्टेटमेंट है। दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। Only in plant cell, sometimes it is referred as in cell membrane, but more or less it is similar to the plasma membrane. ये सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि एनिमल सेल में होता है। तो दोनों में मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर सेकंड गलत है, इफ यू आर श्योर अबाउट दिस, डायरेक्टली यू कैन रीच टू द आंसर सी 1 and 3 विच इज करेक्ट। और अगर थर्ड भी आप देखिए कि मैच्योर प्लांट सेल में सिर्फ 1 लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, वो भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हो जाएगा थर्ड स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन का सोर्स कौन सा है, विच आर द फैक्टर्स और रीजंस फॉर द एक्सपोजर टू द बेंजीन पोल्यूशन, ये कह रहे हैं। तो देखिए, रिसेंटली बेंजीन पोल्यूशन वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस ई सिगरेट्स। और जब हम सिगरेट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहां से हमें पता चलता है कि सिगरेट स्मोकिंग से बेंजीन पोल्यूशन का एक्सपोजर होता है। तो टोबैको स्मोक तो आ ही जाएगा। ऑल्सो इट इज अ कंसर्न इन द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में, जो फ्यूल बर्निंग होगा उसमें भी बेंजीन पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड टोबैको स्मोक, ये दोनों चीज यहाँ पे आनी चाहिए। सो 1 and 2 अगर दोनों हो, ऐसा कौन से ऑप्शन हमारे पास है, तो बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं, ए एंड डी रहता है। अब यहां पे हमें देखना है, दैट इज अबाउट दिस 4, है ना, यस 4 और 5। तो अगर 4 की हम बात करें, यूजिंग वार्निश वुडन फर्नीचर, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो बेसिकली जो पेंट्स वगैरह होते हैं, जो पॉलिश यूज की जाती है वुडन फर्नीचर में, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वार्निश्ड वुडन फर्नीचर। जो पेंट्स है, पॉलिश है, ये सब चीजों में भी हमें क्या देखने को मिलता है, ये सब चीजों से भी बेंजीन पोल्यूशन होता है, विच इज वेरी स्पेसिफिक। व्हाई? बिकॉज इट इज इंडोर पोल्यूशन, और जो ज्यादा ड्रास्टिक इंपैक्ट लाता है ह्यूमन हेल्थ पे। तो इंडोर पोल्यूशन इसकी वजह से होता है।
और इस वजह से ये क्या, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। दस बेंजीन पॉलीयूरेथिन में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो पॉलीयूरेथिन में भी ये क्या है, करेक्ट है। तो अगर 4 एंड 5 भी करेक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा लेफ्ट है, ऑप्शन डी। सो करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज इन रिलेशन टू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में था, न्यूक्लियर एनर्जी के रेफरेंस में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या पूछ रहा है ये, सम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और कुछ नहीं रखे जाते हैं, उसका क्या कारण होगा। तो देखो एलिमिनेशन प्रोसीजर से जाओ यहाँ पे, सम यूज यूरेनियम एंड अदर्स यूज थोरियम, गलत है ये। क्यों, क्योंकि जहां पे हम देखते हैं कि ज्यादातर अभी भी इंडिया में हम देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं विच आर ऑपरेटिव ऑन द फिजाइल यूरेनियम। थोरियम पे अभी एक्सपेरिमेंटल वे ही पे ही कंसीडर किया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी देखिए, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइज, बिल्कुल गलत। सम आर स्टेट ओन्ड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड, गलत। न्यूक्लियर पावर हमेशा कैसा रहेगा, स्टेट ओन्ड है, कभी फॉरेन एंटरप्राइजेस को कोई हमारे रिएक्टर्स थोड़ी देंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ओनली बाय सिंपल लॉजिक यू कैन कम टू द आंसर that some use imported uranium and other use domestic supplies। और अगर वेरी स्पेसिफिक किया जाए इसको तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि जो हमारे सिविलियन पर्पस के न्यूक्लियर रिएक्टर्स है दोज कब केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड, और जो मिलिट्री पर्पस के है वहां पे IAEA सेफगार्ड नहीं है। बट वो कह सकते हो कि एक्चुअल रीजनिंग हो जाएगा यहाँ पे। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ये 4 ऑप्शन में से हमें देखना है तो कौन सा है, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम व्हाइल अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। तो जहां पे डोमेस्टिक सप्लाईज होगा इट इज नॉट नेसेसरी टू केप्ट अंडर दी IAEA सेफगार्ड्स। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो एलिफेंट पे क्वेश्चन पूछा गया सेट ए में क्वेश्चन नंबर 72 है ये, बिकॉज एलिफेंट एज अ स्पीसीज वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉर मैनी टाइम्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ज्यादातर स्पीसीज में हम देखते हैं, जैसे इवन इन दी प्राइड ऑफ अ लायन द लीडर इज ऑफ फीमेल लायन, ठीक है ना। लायनस जो होती है वो लीडर होती है। ज्यादातर स्पीसीज में हमें ये देखने को मिलता है कि जो हर्ड या ग्रुप होता है उसका जो लीडर होता है वो जनरली फीमेल होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट हाईली फैक्चुअल स्टेटमेंट है ये, बट अभी उसको होल्ड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट अगेन हाईली फैक्चुअल स्टेटमेंट, बट फोर्थ स्टेटमेंट ये फैक्चुअल है बट कुछ ऐसा फैक्ट्स है कि जो इन जनरल पता होना चाहिए कि इंडिया में हमें एलिफेंट का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिलता है, नॉट इन केरला, इट इज इन कर्नाटका। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इफ फोर्थ इज रॉन्ग and if you are sure about the first then you will be able to answer this question 1 and 2 only। बाकी दो स्टेटमेंट जो है वो अगर देखें हम तो द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, जो कि करेक्ट है। जो हमें देखने को मिलता है 19 to 22 मंथ्स गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का। एंड एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग, दिस इज अगेन टाइपिंग एरर, टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है। 40 ईयर्स तक ही वो कार्विंग कर सकता है, वो गलत है। इट गोज बियॉन्ड द 40 ईयर्स, और उसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। With reference to the India's biodiversity and
Then they have given numerous species name like Ceylon frogmouth, coppersmith barbet, grey chin minivet, white throated redstart. अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब इसमें सारी स्पीसीज तो आप कर नहीं सकते हो, इसको हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसमें। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ दोज स्पीसीज आर आल्सो नॉट रिसेंटली सीन इन द न्यूज, स्टिल द क्वेश्चन समथिंग व्हिच वाज आस्क्ड। अगर यहाँ पे थोड़ा वाइल्ड गैस करना भी है तो कुछ इस तरह से किया जा सकता था कि जहां पे हम कह सकते हैं कि जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स को उनके कलर पे, उनके बीक पे, उनके थ्रॉट के कलर पे, या फिर उनके हेड पे कैसा कलर है, इस तरह से उनकी कैटेगराइजेशन किया जाता है और उस तरह से उनका नाम दिया जाता है। तो अगर हम उस तरह से वाइल्ड गैस करते हैं यहाँ पे कि जो व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट है या फिर ग्रे चिन मिनीवेट है, ठीक है, ये सब जो है वो स्पेसिफिक जो थ्रोट है या चीन है वहां का कलर दिखा रहा है, और इस तरह का जो हम ज्यादातर नेम्स देखते हैं वो बर्ड्स के होते हैं। सो बाय दिस वाइल्ड गैस यू कैन रीच टू द आंसर बर्ड्स, अदरवाइज यू शुड हैव स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंटली अनएक्सपेक्टेड कहा जा सकता है और ऐसी स्पीसीज न्यूज में भी नहीं थी, बावजूद उसके पूछ लिया गया यहाँ पे। और इस वजह से आप सारी स्पीसीज करने भी नहीं बैठ सकते हो, ठीक है, यानी हर रेप्टाइल, एम्फीबियंस, ये सारी चीजें आप करने नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से कुछ गैस करके यहाँ पे आंसर दिया जा सकता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्ड्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू द इंडियन स्वैम्प डियर, बारासिंघा। It is the state animal of मध्य प्रदेश। तो जो इंडियन स्वैम्प डियर है यानी कि जो बारासिंघा है वो स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में कान्हा नेशनल पार्क में ये जो स्वैम्प डियर है उसको वहां का मस्कोट बनाया गया, ठीक है, इसीलिए न्यूज में भी था। तो बाय दिस लॉजिक यू कैन इजीली गो टू दिस आंसर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। और एक हिंट यहाँ पे भी दिया गया था that it thrives on hard ground and is exclusive graminevorous, यानी कि which is very specifically dependent on the grasses, है ना। तो कुछ यहाँ पे आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि मानस नेशनल पार्क नहीं हो सकता है, ठीक है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्यों? बिकॉज दोज आर वेरी थिक फॉरेस्ट, है ना, रेन फॉरेस्ट जैसे यहाँ पे कंडीशंस है, तो ये एलिमिनेट भी आप कर सकते थे। बट बाय ओनली दिस सिंपल लॉजिक दैट इंडियन स्वैम्प डियर इज बेसिकली बारासिंघा, जो कि स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का, और रिसेंटली जो कान्हा नेशनल पार्क में उसको मस्कोट भी डिक्लेयर किया गया, ठीक है, तो इट इज वेरी वेल नोन कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरिया विच इज कान्हा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यस, स्टिल स्लैग के बारे में यहाँ पे पूछ लिया कि स्टिल स्लैग एज अ मटेरियल कहां पे यूज हो सकता है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड करेक्ट है, स्टील स्लैग का वहां पे इस्तेमाल हम देखते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल करेक्ट है, फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कंटेंट। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सीमेंट के प्रोडक्शन में भी हम स्टील स्लैग का इस्तेमाल देखते हैं। तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी। यस, नेक्स्ट इज अबाउट दी मस्क डियर। मस्क डियर के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए, which of the following are most likely places to find the musk deer in the natural habitat? अब मस्क डियर के लिए हम देखें तो वन ऑफ द थिंग विच हैज टू बी देयर, जो कि हमें देखना होगा यहाँ पे कि ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए कि जो मस्क डियर के लिए फिजिबल है। तो लाइक दिस माउंटेनियस रेंज ऑफ गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क तो यहाँ पे होना चाहिए। मानस नेशनल पार्क ऑन द अनदर हैंड विच इज इन असम
ये यहाँ पे नहीं हो सकता है. मस्क डियर्स आर नॉट विजिबल और वेरी लाइकली टू फाइंड इन दी मानस नेशनल पार्क. तो अगर फोर्थ नहीं है और अगर सेकेंड आ रहा है, देन यू विल बी लेफ्ट विद द ऑप्शन ए एंड बी. बट अगेन हियर वी नीड टू सी दिस अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑल्सो इन उत्तराखंड, एंड जहां पे हमें ये मस्क डियर देखने को मिलता है. तो बाय दैट ओनली यू विल बी एबल टू रीच टू द आंसर विच इज ऑप्शन ए. So this is considered as a difficult question. Why difficult? Because with the obvious knowledge of Gangotri National Park and Manas National Park, you will not able to reach the answer. उसके लिए फिर ये अस्कोत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको पता होना चाहिए. तो हर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा. पर नेशनल पार्क के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी जरूरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें पूछा इन रिलेशन टू दी construction of rural road. The use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce the carbon footprint? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज जो यहाँ पे दी गई, कॉपर स्लैग एंड जियोस्टेक्साइड. दिस बोथ आर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है, तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट. ये दोनों तो आने ही चाहिए, 1 एंड 3. नाउ 1 एंड 3 के साथ अगर आप देखिए तो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, ऑप्शन ए रह जाता है, ठीक है. बट दूसरा एक चीज यहाँ पे आप इजीली कर सकते थे, वो ये था हॉट मिक्स आसफाल्ट के बारे में. अगर हम हॉट मिक्स आसफाल्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, इट इज जनरली सीन इन केस ऑफ हाईवेज, और this will provide for an intense black asphalt. और जब इस तरह का intense black asphalt होगा, it will reduce the albedo and ultimately जो कार्बन एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा. बट ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसे जो रोड्स होंगे कि जो रोड्स में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पे जैसे बहुत हैवी ट्रक्स जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाने वाला है, तो वहां पे हम ये हॉट मिक्स आसफाल्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक हाईवेज, लाइक एक्सप्रेसवेज. तो पर उसका जो एक कह सकते हो कि उसका एक जो कॉन्स है, उसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द कार्बन फुटप्रिंट बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन द अल्बेडो. जबकि कोल्ड मिक्स आसफाल्ट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो स्ट्रेंथ नहीं रोड को ज्यादा प्रोवाइड कर पाती है, बट फॉर रूरल रोड्स इट इज पॉसिबल कि कोल्ड मिक्स आसफाल्ट टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर लीजिए, कि जिसकी वजह से ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट ना बढ़े. तो 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. सो बाय दिस यू विल बी एबल टू रीच द आंसर, ठीक है. Yes, next question, which is the question number 79 in the set A. This is about the coal ash, या जिसको हम fly ash भी कहते हैं. We have considered this fly ash in the lecture. First statement, coal ash contains this arsenic, lead and mercury. Yes, it also contains this vanadium, जो कि एक तरह का टॉक्सिक मेटल है, ठीक है. तो ये कोल एश कंटेन करता है आर्सेनिक, लीड, मर्क्यूरी, करेक्ट हो जाएगा. कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑब्वियस थिंग, ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये रिलीज करता है, इसीलिए तो इसको बंद करने की बात है, कि इसकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करने की बात है, तो ये करेक्ट हो जाएगा. एंड हाई एश कंटेन इज ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन कोल, जो कि बिल्कुल सही है. जो हम देखते हैं कि इंडियन कोल ज्यादातर जो है लिग्नाइट कोल है या फिर बिटुमिन कोल है, जो कि काफी ज्यादा ऐश कंटेंट रखता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि उसको एंथ्रासाइट कोल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, ताकि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज की जा सके. तो हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन कोल. दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. यस, बायोकार के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया. एनवायरनमेंट का करंट अफेयर का जो वीडियो है यूट्यूब पे, उसको भी आप यहाँ पे रिफर करिएगा. बायोकार की वहां पे बात की है हमने. तो
देखिए बायोकार बेसिकली एक तरह का क्या है, तो एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बायोकार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग। यस, वेरी करेक्ट, क्योंकि फार्मिंग की बात है, वर्टिकल फार्मिंग की बात है, तो वहां पे बायोकार का इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फर्टिलाइजर, एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर या मैन्योर। When biochar is a part of a growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism. करेक्ट है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है because of the legumes which is basically playing the role in the biochar. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये इंक्रीज करता है। And the third statement, which is when biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer time. Again correct, water retention जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द बायोकार। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। Yes, this is directly from the lecture part। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछ लिया। शेड्यूल कौन सा पूछा है, हमने वहां पे सारे शेड्यूल की बात की थी। शेड्यूल सिक्स्थ, शेड्यूल सिक्स्थ जो है वो स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करता है। बट कैसे प्लांट्स की बात करता है, तो हमने वहां पे कहा था कि ऐसे प्लांट्स की बात करता है कि जिसका कल्टीवेशन प्रोहिबिटेड है। नॉट ओनली कल्टीवेशन but also storing, trading, selling, ये सारी कुछ चीजें ऐसे प्लांट्स की नहीं की जा सकती है विच इज लीगली प्रोहिबिटेड अंडर द शेड्यूल 6th ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वेरी इजीली यू विल बी एबल टू आंसर हियर। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, नो। Such a plant cannot be cultivated under any circumstances, correct. Genetically modified crop plant, wrong. Plant which is invasive, wrong. Option B, relatively easy question है ये। Yes, अगेन नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में हमने बात की थी, याद कीजिए। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स की बात की थी, थर्ड फोर्थ जनरेशन तक, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ लिया गया कि इनका रॉ मटेरियल कौन सा हो सकता है, बायोफ्यूल्स बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल्स यूज किया जा सकता है। तो वहां पे दो स्पेसिफिक प्लांट्स की कंसिडरेशन था, वन इज ऑफ जट्रोफा एंड अनदर इज ऑफ कसावा। तो जट्रोफा और कसावा तो है ही, ठीक है, तो कसावा तो आ जाएगा, तो वन के बिना ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। डैमेज्ड विथ ग्रेन्स है ना, तो किसी भी तरह के डैमेज ग्रेन्स की यहाँ पे बात होगी, तो बिकॉज इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर फूड देन, सो दैट इज व्हाई इट कैन बी यूज्ड फॉर बायोफ्यूल्स। तो ये सही है, डैमेज्ड विथ ग्रेन्स भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे ग्राउंडनट सीड्स एंड हॉर्स ग्राम पे। तो एज सच इंटेक्ट ग्राउंडनट सीड्स या हॉर्स ग्राम को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं एज इट इज नॉट मेंशन इन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स एज वेल। तो थर्ड और फोर्थ यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। रॉटन पोटेटोज अगेन करेक्ट, शुगर बीट इज करेक्ट, sugar cane is also correct, even in an intact form it is given that sugar beet, sugar cane can be utilized potatoes, but kaise potatoes, rotten potatoes। तो anything which has a sugar content is very much possible to be used as in biofuels, और वो तभी यूज किया जा सकता है कि अगर वो फूड के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो नहीं यूज होगा, अदरवाइज इट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो फिफ्थ सिक्स आ जाएगा, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 5 एंड 6। Yes. In which of the following statement best describe the term social cost of carbon? कार्बन की सोशल कॉस्ट क्या है, इन एन मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि इन डॉलर टर्म्स जब हम बात करते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की, तो वो क्या होगा। तो जैसे कि फर्स्ट दिया, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ गिवन ईयर। सेकेंड ऑप्शन दिया, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल
for a country to provide goods and services to its citizens based on burning of those fuels, ये second दे दिया. Efforts put in by climate refugee to adapt to live in a new place, this is obviously wrong because it cannot be monetized, इसको monetize कर ही नहीं सकते. Contribution of an individual person to the carbon footprint on an planet Earth, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ecological footprint, तो ये भी गलत है. Only in option A and B, which is the correct is option A. It is the long-term damage done by the ton of carbon dioxide emissions in a given year. It is considered as an social cost. ये social cost of carbon हो जाएगा. ठीक है, option A is the correct. Yes. Second देखते हैं. Next question जो कि आपको पूछ लिया गया in relations to the solar water pumps. ठीक है ना. The Kusum scheme was very much in the news और उसी के related in reference to that ये पूछ लिया solar water pumps जो कि question number 88 है in the set A. देखो क्या कह रहा है, solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. गलत है. आप समझ सकते हो कि इंडिया में कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर इरिगेशन होता है, अगर ऐसा होता कि बहुत सिर्फ सरफेस पंप के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या ऐसी स्कीम लाया जा सकता है कि जहाँ पे सोलर पावर को रिप्लेस करें? नहीं पॉसिबल है. ज्यादातर जो आज हम इरिगेशन देखते हैं वहां पे कैसे पंप्स यूज होते हैं, सबमर्सिबल, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर इरिगेशन का इस्तेमाल करता है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, सरफेस पंप में भी और सबमर्सिबल पंप में भी इसका इस्तेमाल पॉसिबल है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर running centrifugal pumps and not the ones with the piston. This is also wrong because centrifugal pumps is requiring and high energy, thus high current, which is not maybe possible in case of solar power. तो अगर स्टेटमेंट ऐसा होता that solar power can be used for piston pumps but not with the centrifugal pumps, तो वो सही होता. बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, उल्टा दिया हुआ कह सकते हैं, और इसकी वजह से सही आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इन रिलेशन टू द इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात की, तो फर्स्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कहा हमने यहाँ पे. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली हम कहते हैं कि क्रॉप रोटेट होने चाहिए, क्रॉप अलग अलग यूज करने चाहिए, डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है क्रॉप में वो क्या हो, मेंटेन हो. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन ऑब्वियसली ये किस लिए है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए है, लेग्यूम्स का इस्तेमाल करना. ठीक है. टेंसियोमीटर यूज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये किस लिए है, टू मेजर्स द मॉइस्चर ऑफ सॉइल एंड टू अवॉइड over irrigation. Vertical farming, this is also correct. All four are correct. This is correct, option D. This time you have must be observing that there are significant questions which are coming from the section of agriculture, and agriculture in relation to economy. जैसा आपने देखे MSP पे कई questions है. Agriculture in relations to the environment, agriculture in relations to the geography, as well as agriculture, some questions are there which is in relations to the science and tech as well, है ना. तो एज सच एग्रीकल्चर अलग टॉपिक नहीं है, बट इकोनॉमी के रिलेशन में एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट के रिलेशन में एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी के, इन साइंस, ये चारों टॉपिक के रिलेशन में एग्रीकल्चर के काफी क्वेश्चंस पूछे. और अगर उस तरह से हम देखें ये चारों सेक्शंस में से, सो देयर आर एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रॉम स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. एक नया ही ट्रेंड यहां से हमें देखने को मिला यूपीएससी का. सी दिस अगेन अ फर्टिलाइजर क्वेश्चन which we can say कि ये एग्रीकल्चर के रिलेशन में है. with reference to chemical fertilizer in India, at present the retail price of chemical fertilizer is market driven and here it should be not administered. Yes, the statement is not administered, है ना. ये टाइपिंग एरर है.
At present the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by the government. गलत स्टेटमेंट है. जैसे यूरिया का रेट देखो, अभी भी क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड्स द रेट ऑफ यूरिया, नॉट मार्केट फोर्सेस. हालांकि बाकी के फर्टिलाइजर्स के है, बट यूरिया इज ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर. सो फॉर दैट फैक्ट ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अमोनिया which is an input of urea is produced from natural gas. Yes, NH3 नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है. और NH3 को जब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोसेस किया जाता है तब हमें क्या मिलता है, देन वी विल बी एबल टू गेट दी यूरिया. सो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व कि अमोनिया जो कि एक यूरिया का क्या है, इनपुट है. यूरिया के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया. और जो कहां से मिलता है, नेचुरल गैस से मिलता है. करेक्ट स्टेटमेंट है ये. Sulfur, which is a raw material of a phosphoric acid fertilizer, is a product of oil refineries. बिल्कुल करेक्ट. ऑयल में से हमें मिलता है सल्फर, और सल्फर को प्रोसेस किया जाता है विद द एयर टू गेट द फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग. यू कैन आंसर ऑप्शन बी, है ना. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यस, दिस इज वेरी मच फ्रॉम आवर डिस्कशन. हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे काफी डिस्कशन किया था. तब हमने बात की थी डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, है ना. तो देखो थर्ड स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो ये तो करेक्ट है, सभी को पता होना चाहिए. तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. देन इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स. दिस इज करेक्ट. जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो 2 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, जैसलमेर और बाड़मेर. ये 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्प्रेड है. तो फर्स्ट इज करेक्ट. इफ फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. ये रॉन्ग है बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रिक्ट. हाउएवर देयर इज अ वेरी लेस पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है क्योंकि हॉस्टाइल कंडीशन है, डिजर्टिक एरिया है. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कह दें कि वहां पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन ही नहीं है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है ना. तो ज्यादातर हम जो भी नेशनल पार्क देखते हैं इंडिया में, वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कोई ट्राइब्स का हो या कोई इस तरह से स्पेसिफिक पॉपुलेशन भी हो सकता है. सो देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. ये गलत हो जाएगा. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में पूछा. फर्स्ट स्टेटमेंट फिलहाल रहने देते हैं बिकॉज हाईली फैक्चुअल स्टेटमेंट कहूंगा मैं इसको. बट सेकंड स्टेटमेंट पता होना चाहिए दैट सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको फॉर्म किया गया. देयर आर न्यूमरस सच बॉडीज लाइक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गई या फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हो गई. ये सब किसके तहत बने, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बने. ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. एंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन. यू मस्ट हैव हर्ड दिस इन द सेंस कि जहां पे हम कहते हैं कि इंडिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा डिप्लेट हो रहा है. एंड विच वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट इज कि इंडिया में हम देखते हैं कि जो बारिश होती है या फिर जो रिवर फ्लो होता है उसकी वजह से जो वाटर रन ऑफ है वो काफी हाई है. और वाटर रन ऑफ काफी हाई है, वाटर का हम कह सकते हो कि एक तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उस तरह से उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसको बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं. और उसकी वजह से ज्यादातर फार्मर्स आज भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो इरिगेशन, इरिगेटेड लैंड की अगर हम बात करें तो वो चाइना में सबसे ज्यादा है. बट अगर हम ये कहें कि इरिगेटेड लैंड थ्रू ग्राउंड वाटर, सो दैट इज स्पेसिफिकली विथ इंडिया, है ना. इंडिया के साथ सबसे बड़ा इरिगेटेड लैंड है, 39 मिलियन हेक्टर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है. तो अगर सेकंड सही है ना, तो देखो आप फर्स्ट के बारे में कंसर्न ही नहीं है आपकी. अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो कि सेकंड सही है, तो फिर आपका ए एंड डी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है. तो देयर इज नो रिलेशन ऑफ नोइंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. सिर्फ फिर आपको थर्ड के ऊपर थोड़ा लॉजिक लगाना था.
और अगर वो लगा देते तो आंसर बी पर पहुंच जाता है आपको, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग फॉर द फैक्ट कि ये काफी लोअर है, इससे कम है, तकरीबन कह सकते हो 18 to 20% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट विच आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल। तो ये इसलिए गलत है। एंड अगेन यस, लास्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखते हैं इनसाइट ए, विच इज द क्वेश्चन नंबर 100। Among the following tiger reserves, which one has the largest area under the critical tiger habitat? Again, इसको हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, फॉर द फैक्ट कि ऐसा क्वेश्चन कि जहां पे आपको एरिया और वो भी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट पता होना चाहिए, ऐसा बहुत कम माना जा सकता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन होगी। बट थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगा सकते थे इन अ सेंस कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, it is oldest national park but it is not anywhere near to the area in concern to the other national parks. Like Corbett is only having 821 square kilometer. Ranthambore, it is somewhat 1100. एंड सुंदरबन एंड नागार्जुन श्रीशैलम, ये दोनों में कंफ्यूजन होना लाजमी था क्योंकि ये दोनों काफी बड़े टाइगर रिजर्व्स है। बट यहाँ पे सही आंसर हो जाता कौन सा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, विच इज हैविंग ए 2600 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज हैविंग 1700 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि सुंदरबन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लार्ज टाइगर रिजर्व, बट सही आंसर यहाँ पे होता नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे आंसर तक पहुंचना काफी मुश्किल था। समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है? सो दिस विल सफाइज ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द recent exam in relation to the environment and science. Of course, educated and intelligent guesses are always required, whether it is any topic, whether it is science, environment, इकोनॉमी की अगर बात कर ले, कुछ टॉपिक्स को छोड़कर ज्यादातर जहां पे स्टैटिक पोर्शन रहेगा वहां पे ऐसा कोई एजुकेटेड या इंटेलिजेंट गैस नहीं चलता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। बट इसके अलावा जहां पे करंट अफेयर्स की बात आएगी वहां पे ये करना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट ईयर एसएनटी पे जरूर से ध्यान देना चाहिए, मतलब साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ये दो पोर्शन को अगर हम मिला दें तो जैसे आज हमने देखे तकरीबन इट इज कंटेनिंग 30 मार्क्स क्वेश्चंस। इसके अलावा भी इट हैज आल्सो इन सम रिलेशंस, जैसे कि एक क्वेश्चन जो इकोनॉमी में पूछ लिया साइबर इंश्योरेंस के बारे में, तो वो एज सच इंश्योरेंस का है तो इकोनॉमी का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बट उसका जो एस्पेक्ट था पूछने का वो वापस साइंस का था। या फिर जैसे वो नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया इन ज्योग्राफी, जो कावेरी बेसिन के बारे में क्वेश्चन था, तो इट इज आल्सो हैविंग एन एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो साइंस एंड एनवायरनमेंट को अगर हम तकरीबन देखें तो इट इज हैविंग वेटेज ऑफ समवॉट 30 to 35 क्वेश्चंस, व्हिच इज लाइक 60 to 70 मार्क्स, है ना? तो बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन हो जाता है ये। तो पहले जो एक एटीट्यूड जो देखने को मिलता था एस्पिरेंट्स में कि साइंस को हम अवॉइड कर सकते हैं, वो अब पॉसिबल नहीं है। लास्ट 2 to 3 इयर्स के ट्रेंड अगर आप देखो तो साइंस के क्वेश्चंस नंबर हमेशा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। सेम गोज इन केस ऑफ एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में बढ़ नहीं रहे बट एटलीस्ट वो ये तो रख ही रहे कि 15 to 20 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं। तो ये दोनों ऐसे मेजर कंपोनेंट बन रहे हैं अब। और अगर ऐसा देखो कि एनवायरनमेंट और साइंस को एज सच थोड़ा एफर्ट देकर आप प्रिपेयर करें अच्छे से, तो नॉट ऑल बट एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस इन दैट यू विल बी एबल टू आंसर। 80% क्वेश्चंस वहां पे आंसर कर पाओगे आप, ये चीज है। सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली कुछ तो फैक्चुअल और कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो रहेंगे, बट 80% क्वेश्चंस आंसर हो सकेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट है किसी को? ओके, चलिए तो लेट्स एंड दिस सेशन फॉर टुडे हियर। नेक्स्ट जब सेशन होगा तब मिलेंगे।